देखिए, मेरा मानना है दिनेश जी कि गुस्सा जनता में है और वो कैसे व्यक्त करेगी, अब इसको समझना होगा। जनता ने कुछ तय किया होगा, लेकिन बाकी सब जगह भय है। संवैधानिक संस्थाओं में भय है, पॉलिटिकल पार्टी में भय है। मान लीजिए विपक्ष की पार्टी न सही तो भाजपा में तो 100% भय है, और जो एनडीए की पार्टी तो उनमें भी भय है कि मोदी जी हमसे समर्थन भी ले रहे हैं और कब हमको लतिया के किनारे कर देंगे, आगे निकल लेंगे। और मोदी जी की आप कल्पना ऐसे करिए, बहुत पहले अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भेजा जाता था कि जो इसको रोक लेगा तो देखेगा, वरना हमारा घोड़ा चल रहा है। तो मोदी जी अश्वमेध घोड़े पर खुद बैठ के चल दिए। अश्वमेध यज्ञ में सिर्फ घोड़ा भेजा जाता था कि कोई रोक ले तो हमको बताना, वरना ये लौट के हमारे उसी यज्ञ स्थल पर आ जाएगा। यहाँ मोदी जी अश्वमेध के घोड़े पर स्वयं बैठ गए और उनको खुद नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है, क्योंकि उनको आरएसएस भी नहीं चाहता, लेकिन आरएसएस की अपनी मजबूरियां भी हैं। वो खा पी कर आरएसएस भी इतना मोटा हो गया कि अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। देखिए, सत्ता हमेशा ये कोशिश करती है कि आपका मुंह लड्डुओं से भर दिया जाए, ताकि हमारे खिलाफ आप कोई विद्रोह न कर सके। उसी को इस भाषा में कहा जाता है कि सत्ता का खून मुंह में लग गया। तो आज आप जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, सब जगह आरएसएस के लोग बैठे, और सिर्फ बैठे नहीं, अगर बैठे होते और अपना एजेंडा चला रहे होते तो शायद डर नहीं होता। बैठे मौज कर रहे हैं, रबड़ी मलाई खा रहे हैं, दूध जलेबी खा रहे हैं, और वो सब भयभीत है कि अगर ये सरकार चली जाएगी तो ये जो हमने इकट्ठा किया है इसका क्या होगा। ऐसा थोड़ी कि वो ईडी जो है उसको खाली विपक्ष के लोगों की, ईडी जब सत्ता बदल जाएगी तो दूसरे विपक्ष क्या पहुंच जाएगी। एक बार अगर आपने लोगों को डकैती सिखा दी है तो डकैत को तो जो सुविधाजनक जगह लगेगी वहां चली जाएगी। वो अभी मोदी जी की गुलामी करते फिर वो दूसरे की करने लग जाएंगे, जो भी वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो इस वजह से सारी जगह जो भय, जो सत्ता में है वो भी भयभीत है, जो माल पानी कमा रहा वो भी भयभीत है, और जो बेचारा गरीब है वो भी भयभीत है, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि अगले महीने उसको ये राशन मुफ्त वाला मिलेगा कि नहीं। वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो सब जगह एक भय का माहौल। अभी आपने एक बात कही कि अपने जो वो मोहन भागवत साहब है, उन्होंने क्या कहा। जब मोहन भागवत को मैं सुनता तो मुझे लगता है जैसे कोई कथावाचक प्रवचन दे रहा हो। अरे भाई, आप ही के सब लड़के बच्चे हैं, आप सीधे सीधे कहिए। ये इसकी आप कल्पना ऐसे करिए कि जैसे घर में कोई बाप बहुत कमजोर हो और वो भयभीत रहता है कि हमारी बच्चे नहीं सुनेंगे, तो लंबी लंबी फेंकता है मोहल्ले में। अगर लोग पूछते क्या है, कहा नहीं, मैं तो मानता हूँ कि भाई सबको ईमानदारी से रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि वो लड़के उसके कर रहे हैं, उसकी हिम्मत नहीं ये कहने। तो जब वो प्रवचन करते तो मुझे लगता है प्रवचन करने के बजाय अगर इस सीधे सीधे कहते कि भाई आरएसएस को ऐसा लग रहा है कि जिन उद्देश्यों के लिए हम सरकार में आए, हमारी पोषित पार्टी, वो भटक गई, तो मोदी जी पर कोई असर होता। ऐसा नहीं कि आरएसएस आज अगर पूरी ताकत से लग जाए तो सारी ताकत तो उन्हीं की है, बाकी तो मिस्ड कॉल वाले सदस्य है ना, और मिस्ड कॉल वाले सदस्य हमेशा मिस्ड ही रहते हैं, वो कहीं दूसरे फोन पर भी मिस कॉल में चले जाएंगे। लेकिन मुझे मानना कि मोदी जी की जो भी उच्छृंखलता है, जो भी वो मनमानी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़े दोषी मोहन भागवत।
ये भी भयभीत है। उनको नई 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 कहानी सुनाते बताते कि साहब 75 साल में हट जाना चाहिए, चादर उड़ा दी जानी चाहिए। तो इनको पहले रिटायर होना है, चादर ओढ़ के देखे। तो हमें कबीर दास का एक भजन याद आ गया। उसमें एक लाइन है, वो क्या, आखिरी समय उड़ान दिन चदरिया, कुछ करके बड़ा प्यारा सा भजन है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आपको शायद याद है, बताइए। तो इन 75 साल में अगर इनको लग रहा हट जाना चाहिए तो सीधे सीधे कहे कि आरएसएस का ये व्यू है कि 75 साल में सबको हट जाना चाहिए, मैं स्वयं कुर्सी छोड़ रहा हूँ, छोड़ दूंगा उनसे, तो एक बात बने। आप तो ऐसा भी कुछ कह नहीं रहे, और जो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं, प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रवचन से अगर देश सुधर जाता तो हमारे तो हर गली मोहल्ले में आजकल कथा ही हो रही, प्रवचन ही हो रही है, और हम लोग हजारों साल से सिर्फ कथा ही सुना रहे हैं। अगर कथा से कुछ देश की व्यथा कम होती तो फिर हम कथा के हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए देखे ना, ऑपरेशन सिंदूर है, जो होना था हो गया। सिंदूर बांट नहीं पाए, ऑपरेशन हुआ नहीं, क्योंकि वो खुद ही मोदी जी कहते सिर्फ 23 मिनट हुआ, तो 23 मिनट में कोई ऑपरेशन तो होता नहीं। असली जो हमारी समस्या इस समय है देश में, वो है बिहार में जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, जिससे हमारी क्या कहते हैं, लोकतंत्र हमारा खतरे में, जिससे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है, जिससे हमारी जुडिशरी खतरे में है। तो कभी कोई सोचता कि जुडिशरी में बैठे लोगों को क्या लग रहा है कि अगर तुम इस ढंग से हो जाने दोगे, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो तुम्हारी हालत सेक्शन अफसर से ज्यादा नहीं रह जाएगी। अभी पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ दरबार लगाने जाते हैं, फिर पता चलेगा कि वर्तमान जज जो है दिन भर कोर्ट में मुकदमा सुने, तो शाम को जाकर रिपोर्ट करेंगे कि सर ये केस से हमने निपटा दिए। तो ये तो आपको इंस्टीट्यूशन, भाई जैसे हम आप हैं, हमें मालूम मीडिया बहुत गर्व पे जा रहा है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे सामने भी समस्या है, आपके सामने भी समस्या है। हाँ, आपके भी प्रकारांता से तो हम तरह के दबाव पड़ते होंगे, हमारे ऊपर भी पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं पड़ते। सबसे पहले तो घर का ही दबाव रहता है कि कहाँ तुम लगे हो, आराम से चैन से रहो, देख रहे हो क्या हो रहा है, तो पहला तो घर का ही दबाव है। फिर मित्रों का है, तमाम जो डरपोक टाइप के मित्र हैं, तो चौथे पार्टी कह रहे थे यार हमने सुना दिनेश बोरा के उसमें बड़ी यार सख्त बात कहते, ऐसे मत। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये वो दूसरों को जीने नहीं देना चाहते, सबको भयभीत रखते, और बाकी ऐसे होता रहता है। ठीक, हर आदमी का अपना एक नेचर, अपनी प्रायोरिटी जिंदा रहने की। कुछ लोग सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदा है, और कुछ लोग अपने मूल्यों के लिए जिंदा। तो हम लोग लगे हुए हैं जो भी इस ढंग के यूट्यूबर्स है, और इस वजह से सरकार हमसे परेशान भी, नए नए ढंग से हमको फंसाने की कोशिश भी करती। आज मैं देख रहा था, लेकिन सबसे एक अच्छी बात हमको लगती मोदी जी में कि इस सबसे उनको ऊपर कोई खास पसंद असर नहीं पड़ता। आज जो ब्रिटेन गए तो वहाँ भारतीय समुदाय से अपना फूल माला लेने में जुटे हुए हैं, अपनी तारीफ कराने में जुटे हुए हैं। तो जानते हैं कि अगर कुछ लोग 5,000 लोग गाली दे रहे हैं, तो चलो 50 लोगों से तारीफ करवाते हैं, मोदी मोदी करवा लेते हैं, इससे उनका जितना ब्लड प्रेशर बढ़ता है शाम तक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन समस्याएं हैं, और इतनी समस्याएं कि कल क्या होगा। अब तो देखिए, अभी इतनी जल्दी है कि साहब नया उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग 1-2 दिन में कार्यक्रम जैसे उसको बताया जाएगा कि हाँ मोदी जी ने कैंडिडेट फाइनल कर लिया, वैसे चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी कर देगा। क्योंकि अब हमें इस ढंग की टिप्पणी करने से बचना नहीं चाहिए। अब पूरे देश को पता चल गया कि चुनाव आयोग कैसे काम, तो और उन्होंने इच्छा बता दी कि हम चुनाव कराएंगे, बस नाम वहां बताएंगे, फाइनल हो गया तो कार्यक्रम जारी कर देंगे। तो देश की अपनी समस्याएं, कल किसको निकाल दें, परसों कौन सी घटना हो जाए,
क्योंकि देखिए उनकी स्थिति है कि एक शेर की सवारी वाली है, उनको मालूम कि अगर हम शेर से उतर गए तो शेर हमको खा जाए। आपने जितनी जगह बयाना दी है तो आप उनको मालूम बयाना देने वालों को कि अगर हम सत्ता से हटे, और वो इतिहास पढ़ते ही रहे होंगे इस ढंग का कि कहाँ कब हिटलर के साथ क्या हुआ, कब मुसोलिनी के साथ क्या हुआ, तो इसीलिए वो पूरी कोशिश में कि सत्ता से हटेंगे नहीं, बदनामी बदनामी गई चूल्हे में।